हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व के संसाधन प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के संसाधन प्रदेश। इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि हम जब संसाधनों के जो प्रदेश है उसका विकास कैसे होता है, उस विश्व के वो संसाधन वाले वो जो प्रदेश हैं उनका विकास कैसे होता है, वहाँ पर क्या है, कैसी वहाँ पे कृषि संसाधन है या वहाँ पर कोई भी उद्योग है या मानव की जनसंख्या कितनी है वहाँ पर, ये सारी की सारी बातें इन संसाधन प्रदेशों में हमें देखने को मिलेगी। समझ रहे हो बात। यहाँ पे हम कहते हैं कि जो संसाधन होते हैं वो विश्व में विभिन्न भागों में हम बात करेंगे विभिन्न भागों की, तो उन विभिन्न भागों में जो स्थित विभिन्न संसाधनों के जो वितरण है, जैसे हम संसाधन की बात करें तो वहाँ पर अनेक प्रकार के विश्व में क्षेत्र हैं, अनेक भाग हैं, तो वहाँ पर उन संसाधनों का वितरण कैसा है, कहाँ पर कितना संसाधन की मात्रा है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, खनिज है, जो भी संसाधन है उनका वितरण कैसा है और उत्पन्न की होने की जो उनकी प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया के बाद में किस प्रकार का वो संसाधन काम में आएगा। ठीक है, तो हम संसाधन के अंतर्गत ये कहते हैं कि उन सभी वस्तुओं को संसाधन में शामिल करते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। क्या बात करते हैं हम संसाधन के रूप में, कि संसाधन के अंतर्गत हम उन प्रक्रियाओं को लेते हैं जो अनेक स्थानों पर विश्व में अनेक स्थानों पर बिखरे हुए रूप में या उनका वितरण देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, संसाधनों में हम क्या शामिल करते हैं, संसाधनों में उन सभी वस्तुओं को शामिल करते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना सहयोग दे या अपने सहायक हो उसकी आवश्यकता में। ठीक है, जबकि प्रदेश से हम क्या तात्पर्य लगाते हैं, प्रदेश से तात्पर्य ऐसे लगाएंगे कि एक ऐसे क्षेत्र से है जिसमें विभिन्न भौगोलिक तत्व की प्रधानताएं हो, कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर भौगोलिक जो तत्व होते हैं उनकी प्रधानता होनी चाहिए वहाँ पर, और अपने गुणों की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो अलग भिन्न प्रकार से हो, तो उन क्षेत्रों को हम एक साथ मिला करके क्या कहेंगे, संसाधन प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे, संसाधन प्रदेश। वापस रिपीट कर रहा हूँ छोटी सी बात के रूप में, ये कहते हैं कि संसाधनों का वितरण विश्व में अलग अलग स्थानों पर होता है। ठीक है, संसाधन विश्व के रूप में हम कह दिया कि उनका वितरण होता है, हमने विश्व के संदर्भ में कह दिया। फिर हम कहते हैं कि संसाधन में उन वस्तुओं को हम शामिल करते हैं जहां पर वो मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो, यानी वेस्ट नहीं हो, वो कोई ना कोई काम में उसके आती हो तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, तो उस वस्तुओं को या उन क्षेत्रों में जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहेंगे, संसाधन। और प्रदेश का मतलब है कि विभिन्न जो क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र मान सकते हो, ऐसे कोई भी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भौगोलिक तत्वों की जो प्रधानताएं हैं वो हो, और उनका जो प्रधानताएं हैं उनका अपना ही के एक गुण हो अलग प्रकार से, तो वो एक प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे यहाँ पे विश्व के संसाधन प्रदेश। संसाधन प्रदेश में हम कहें तो विभिन्न तत्वों में हम बात करें तो समानता भी मिलती है, समरूपता के साथ भी हम बात कर सकते हैं। उन तत्वों का एक दूसरे के प्रति संबंध हमेशा होता है या होना आवश्यक भी है। ठीक है, यानी समरूपता और जो समानता जो होती है तत्वों के बीच में, वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, जिसके कारण हम उनको क्या कहते हैं, संसाधन प्रदेशों की गिनती में लेते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे विश्व के जो संसाधन प्रदेश हैं उनको हम कई भागों में बांटेंगे। पूरे ग्लोब को हम देख सकते हैं या पूरे विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे तो इन संसाधन प्रदेशों को हमने कुल 4-5 भागों में इसको विभाजित करते हैं, जिनको हम एक एक क्षेत्र को उठा करके उसके अंदर हम उन क्षेत्रों में क्या क्या है और कौन सी वस्तुओं की वहाँ पर उपलब्धता है, उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संसाधन तो हम पहले पढ़ चुके हैं,
ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो है प्रदेश, कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन है। इसका मतलब यही है, इस टॉपिक में हम केवल यही देखेंगे कि जैसे मानो ये एक जो विश्व का मानचित्र बनाएंगे, उसमें देख लेंगे कि विश्व के मानचित्र में कौन से स्थान पर किस प्रकार के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर विश्व के जो संसाधन प्रदेश हैं, इनको हम पहले एक दृष्टि में देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र अपने को पढ़ने हैं। समझ गए बात। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? ध्रुवीय प्रदेश की बात करेंगे। संसाधन प्रदेशों में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ध्रुवीय प्रदेशों की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर के उपध्रुवीय प्रदेश, उपध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, इस उपध्रुवीय प्रदेश के बाद में हम तीसरा जो क्षेत्र लेंगे वो लेंगे यहाँ पे शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश, यूरोपीय प्रदेश की बात करेंगे। और इस शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश की अगर बात करें तो इसके अंदर भी कुछ क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मध्यवर्ती यूरोप की, मध्य यूरोप की बात करेंगे। इसके अंदर ही हम यहाँ पर बात करेंगे यूरोपीय रूस की, यूरोपीय रूस की भी चर्चा करेंगे। इसी के अंदर हम बात करेंगे कि इसमें जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है यूरोप का, भूमध्य सागरीय यूरोपीय क्षेत्र, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे 4 नंबर पे अगला जो प्रदेश है वो है उष्ण अफ्रीकी क्षेत्र। अफ्रीकी क्षेत्र की बात करेंगे वह एवं बात करेंगे हम एशियाई जो शुष्क क्षेत्र है, एशियाई शुष्क क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे। शुष्क क्षेत्र की भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम कई भागों को पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें तो पश्चिमी सहारा की बात करेंगे, पश्चिमी सहारा। ठीक है, नील नदी घाटी की बात करेंगे, नील नदी घाटी, या यूं कह सकते हैं एशियाई क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे वो करेंगे दक्षिण पश्चिमी एशिया की, दक्षिणी पश्चिमी जो एशियाई भाग है, एशिया वाला वो क्षेत्र है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे वो करेंगे अरब के जो सभ्यताएं हैं, अरब सभ्यता, उसके केंद्रों की बात करेंगे, या बात करेंगे हम इसके बाद में जो क्षेत्र है यहाँ पे वो तुर्की मंगोल वाला क्षेत्र है। कौन सा है? तुर्की मंगोल सभ्यता के केंद्र। ठीक है, और इसके बाद में हम 5वां जो प्रदेश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो मानसूनी एशियाई क्षेत्र है, उसकी चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? मानसूनी एशियाई प्रदेश की। और इसके अंदर भी हम कई चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे पूर्वी एशिया की पढ़ेंगे, पूर्वी एशिया, या हम दक्षिणी एशिया की बात करेंगे, दक्षिणी एशिया की भी चर्चा करेंगे, या हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इन क्षेत्रों की हम चर्चाएं करेंगे। तो पूरे विषय से संदर्भ हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम ग्लोब को मानेंगे, अगर हम ग्लोब को लेंगे तो इस ग्लोब के ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों को हमने ले लिया, इसके उपध्रुवीय क्षेत्रों को हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद में शीतोष्ण यूरोपीय क्षेत्रों को हम ले लिया, फिर हम यहाँ पे अफ्रीका वाले क्षेत्रों को भी ले लिया है, एशिया वाले जो क्षेत्र है इसको भी ले लिया। तो हम यूँ कहते हैं कि जो पृथ्वी है या ग्लोब के ऊपर हम बात करेंगे तो इन ध्रुवीय संसाधन प्रदेश जहाँ संसाधनों की आपूर्ति अपने को प्राप्त होती है उन क्षेत्रों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेकर के चलेंगे हम ध्रुवीय प्रदेश को। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है कि जब अपने को ये पता हो जाता है कि अपने को पढ़ना क्या है,
अपने सामने वो चीज़ एक साथ एक दृष्टि में आ जाए तो हम उसके बाद में हमारा जो मानसिक जो तनाव रहता है कि हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, वो कम हो जाता है और ज़्यादा समझ में आता है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वो चीज़ें जो है वो सारी की सारी आपके माइंड में छप जाए कि ये चीज़ अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ध्रुवीय प्रदेशों की बात करेंगे। उसके बाद में उत्तर के उपध्रुवीय प्रदेशों की भी चर्चा करेंगे। शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश की चर्चा करेंगे। इसमें मध्य यूरोप, यूरोपीय जो रूस है उसकी चर्चा करेंगे और भूमध्य सागरीय सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, मैप में आपको एक साथ बता दूंगा कि ये चीज़ें हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पर है, उपध्रुवीय क्षेत्र ये होते हैं जिसके प्रदेशों को क्या कहा जाता है। शीतोष्ण यूरोपीय क्षेत्र में मध्य यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, यूरोपीय रूस के अंदर कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है, भूमध्य सागरीय यूरोपीय क्षेत्र कौन से होते हैं जिसके अंदर कौन कौन से देश होते हैं, उष्ण अफ्रीकी जो क्षेत्र है या ऐसे जो शुष्क क्षेत्र है उनके क्षेत्र जो मैप है उसके अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप तो सिर्फ जो पढ़ा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते चले जाना और उसको नोटबुक में लिख करके इसको याद करते हुए जाना ताकि आपको एक साथ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप आप किसी चीज़ को तैयार करते हो तो वो आपकी अच्छी भी तैयार होती है और आपको वो लंबे टाइम तक याद भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्रुवीय प्रदेशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों की बात करेंगे। यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश की अगर बात करें तो ध्रुवीय जो प्रदेश है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे बात करें जैसे विश्व के मानचित्र के रूप में देखें या पहले ग्लोब पे देख लो, ये ग्लोब है सब जानते हो। यहाँ पर ये जो रेखा होती है ग्लोब के बीच में इसको कहते हैं हम 0 डिग्री रेखा। क्या कहेंगे इसको, 0 डिग्री रेखा कहेंगे। इसके इस उत्तर वाले भाग को तो कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध। और इस भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, इस चीज़ को याद कर लो। यहाँ पे हम कहेंगे अब 0 डिग्री से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांशों में 90 डिग्री तक जाते हैं। तो यहाँ पर कई रेखाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। जैसे हम यहाँ पे एक रेखा की बात कर सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और यहाँ पे 66.5 डिग्री पे एक रेखा है, कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री पर नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब होता है उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे 66.5 डिग्री है, इसको हम यहाँ पे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। और इसके ऊपर ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन ग्लोब के दक्षिणी गोलार्ध में होती है। यहाँ पर भी एक रेखा होती है जिसको 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, इस रेखा को यहाँ पे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। एक रेखा यहाँ पर है और इस रेखा का नाम है यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, इसको यहाँ पे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। वृत्त इसलिए कहते हैं कि ग्लोब की चारों तरफ एक ये रिंग के टाइप में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको आप वृत्त बोल सकते हो क्योंकि एक गोल वृत्त ही होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में 90 डिग्री रेखा है। इस रेखा को यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। ये छठी क्लास की बातें आपको मैं बता रहा हूँ। छठी क्लास की बुक में भी ये आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको नहीं पता होता है कि कौन सी रेखा कहाँ पर है और कितने डिग्री पर है।
इसलिए मैंने आपको बताया है। 0 डिग्री रेखा है, इसको यहाँ पे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको यहाँ पे इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर भी बोलते हैं। हम बात करेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण। याद रहे यूरोपीय क्षेत्र में हम भूमध्य सागरीय की बात की थी, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। भूमध्य रेखा का मतलब 0 डिग्री रेखा की बात हो रही है, भूमध्य सागरीय का मतलब होता है यहाँ पे जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में, अब जब अफ्रीकी क्षेत्र है, अफ्रीके के उत्तर में एक महासागर है, सागर है, उस सागर का नाम है भूमध्य सागर, जिसको रोम सागर भी बोलते हैं। उसके तटवर्ती क्षेत्रों की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये इसलिए बताई है कि यहाँ पे जो ये ध्रुवीय प्रदेश है, कौन सा? ध्रुवीय प्रदेश, ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ ध्रुव है या नहीं है, यहाँ पर ध्रुव है या नहीं है, तो यहाँ पर भी ये फैला हुआ है और यहाँ पर भी ये फैला हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। यहाँ पर इनका जो विस्तार होता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा है ये वाली, कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, जिसको विषुवत इक्वेटर भी बोलते हैं। इस रेखा के दोनों ओर, इस रेखा के दोनों ओर हम बात करें तो आर्कटिक व अंटार्कटिक जो क्षेत्र हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र इसलिए बोलते हैं कि ग्लोब होता है, ग्लोब होता है। इस ग्लोब पे अगर हम मानचित्र को देखेंगे, देखिए ना यहाँ पे मानचित्र बना रहा हूँ, इस मानचित्र की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये वाला भाग, जैसे ये उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बात करें, ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर विश्व का मानचित्र है, ठीक है। ग्लोब को हमने एक दृष्टि में देख लिया। यहाँ पर ये जो भाग है पृथ्वी का उत्तरी भाग, यहाँ पर एक सागर है, इस भाग में क्या है? एक सागर, और इस सागर का नाम है आर्कटिक सागर। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर, या क्षेत्र बोल सकते हो इसको, समझ गए बात। यहाँ पर ये जो भाग है, अब इस क्षेत्र में ये अंटार्कटिका महासागर है या महाद्वीप, इसका कोई अंदाजा नहीं हुआ अभी तक। अंटार्कटिका ये दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रदेश है वो एक केवल उत्तरी ध्रुव पे ही टिका हुआ है, ये फैला हुआ है, यहाँ पर इस क्षेत्रों में फैला हुआ है, यहाँ पर, यहाँ भी फैला हुआ है इस क्षेत्र में, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे बात करें हम, तो इस क्षेत्र में अभी तक ये नहीं पता चला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप है या महासागर। इसको महाद्वीपों में गिनते हैं, इसको महासागरों में भी गिनते हैं, लेकिन महासागरों की श्रेणी से इसको निकाल दिया है। अब केवल महासागर केवल 4 ही पढ़े जाते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका महासागर को इसकी पुष्टि नहीं होने के कारण इसको महासागरों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्यों? कारण क्या है कि यहाँ पर हमेशा जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में इस जगह पर, सतह पर फैली रहती है, हमेशा हिमाच्छादन वाली दशा रहती है, जिसके कारण ना तो यहाँ ये पता चलता है कि यहाँ धरती है या धरातल है, या यहाँ पर यह भी नहीं पता चलता कि यहाँ पे पहले सागर था या खाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ की इतनी मोटी चादर बिछी हुई है जिसका अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में, बर्फ़ वाले क्षेत्रों में यहाँ पे सर्वे तो करे जाते हैं, लेकिन उनको भी अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, ये ध्रुवीय प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में भी फैला हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध में भी फैला हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो आर्कटिक क्षेत्र हो गया, एक तो उत्तरी ध्रुव के पास में यहाँ पे सागर ही सागर है, और इस सागर को क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर,
ठीक है। यहाँ पे देखना सागर महासागरों को तो आपको नॉलेज होगा ही कि कहाँ कहाँ पर है। तो इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये जो महासागर दिख रहा है प्रशांत महासागर, इसका आधा भाग ये दिख रहा है इधर वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र को हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये इधर वाला एक जगह हो जाएगा। मान लो आप किसी पेज को ऐसे खोल रखा है और इस पेज को वापस दोनों तरफ ऐसे जोड़ दो तो यहाँ पे जो जुड़ेगा इस क्षेत्र में तो इस दोनों तरफ ही होगा वो। तो वही स्थिति ग्लोब पर होती है। तो ग्लोब के आप देखते होंगे प्रशांत महासागर आपको इधर भी दिखता है और इधर भी दिखता है। तो उसका कारण यही है कि मानचित्र में आपको दोनों तरफ दिखेगा जबकि ग्लोब पर आपको एक जगह ही दिखेगा। आप जब ग्लोब को देखते हो, ग्लोब पर आपको मानचित्र जो होता है उसके अंदर जो प्रशांत महासागर का छाया चित्र होता है वो एक जगह ही दिखेगा, जबकि आप मानचित्र को देखोगे तो मानचित्र विश्व के मानचित्र में दोनों तरफ आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। उसका कारण ये, तो इस क्षेत्र में अंटार्कटिक और इस क्षेत्र में आर्कटिक, इन क्षेत्रों में फैला हुआ जो भाग है ध्रुवीय प्रदेश, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक क्षेत्र है, दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिक जो क्षेत्र है वहाँ पर औसत अगर हम बात करें या वार्षिक हम बात करें तो तापमान -10 डिग्री तक यहाँ पे मिलता है। कितना मिलता है? औसत अगर वार्षिक तापमान देखें, वार्षिक तापमान तो यहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान मिलता है। कहाँ पर? ध्रुवीय प्रदेशों में। औसत बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 10 ही रहता है। आप वार्षिक की बात करें, किसी महीने में ज़्यादा हो सकता है, किसी महीने में कम हो सकता है, लेकिन 12 महीने का अगर औसत निकाला जाए तो वहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए? -10 डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए। तो आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान कितना है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का औसत वार्षिक तापमान है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इन क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ होती है वो जमी रहती है। यहाँ पर आर्कटिक में भी देख सकते हो और यहाँ पे अंटार्कटिक में भी देख सकते हो, हमेशा यहाँ पे बर्फ़ की एक चादर बिछी रहती है या बर्फ़ हमेशा वर्ष भर के रूप में जमी रहती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ध्रुवीय प्रदेश के अंदर सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक वातावरण। यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो कैसा है? यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ही हम लेंगे प्राकृतिक वातावरण का। ये जो क्षेत्र है ध्रुवीय प्रदेश, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक वातावरण। इस क्षेत्र में पर्वत हैं, पठार हैं, घाटियां हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, पर्वत भी है यहाँ पे, पठार भी है यहाँ पे और घाटियां भी हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु जब होती है, यहाँ पे अगर हम ग्रीष्म ऋतु कब होगी? जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी, सूर्य दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी को जो ध्रुव है इस पे ग्रीष्म ऋतु होगी। ध्यान देना, सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। 6 महीने यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहती है, 6 महीने यहाँ पे शीत ऋतु रहती है। तो उत्तरायण के समय सूर्य की किरणें 66.5 तक तो पड़ती हैं सीधी, लेकिन उसके बाद में सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती है। आप अगर राजस्थान की भी बात कर सकते हो तो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा में जितनी गर्मी होती है बांसवाड़ा के अंदर, उतनी गर्मी गंगानगर में आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। तो वही कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जितनी ज़्यादा गर्मी इस क्षेत्र में है उतनी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है उतनी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इधर सूर्य की किरणें आ रही हैं, उनका तिरछापन यहाँ पे होते होते इतना हो जाएगा कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस किरणों का कोई असर नहीं होगा। केवल वहाँ पे प्रकाशित क्षेत्र ही बन पाएगा, जबकि जो विकिरणीय उष्मा होती है, गुप्त उष्मा, वो गुप्त उष्मा वहाँ पे पहले ही खर्च हो जाती है, उसकी उष्मा वहाँ तक कम ही पहुँच पाती है। तो ये कंडीशन होती है इस क्षेत्रों में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो कुछ गर्मी या कुछ विकिरणों के कारण यहाँ पे जो बर्फ़ जमी रहती है उसका पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और जब यहाँ की बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पे छोटी छोटी अस्थानीय झील बन जाएगी।
या अस्थायी झील मान सकते हैं। अस्थायी इसलिए मान सकते हैं कि कुछ समय बाद में वो झील जो है वो बनी हुई झील वापस बर्फ़ में बदल जाएगी, यानी उसका स्थायी होना ज़रूरी नहीं है कि वो स्थायी रहेगी, इसलिए उनको हम अस्थायी झील कहते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे जैसे मानो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें आ रही हैं उत्तरायण के समय, तो यहाँ पे कोई बेसिनुमा भाग होगा, जैसे यहाँ पर इस प्रकार का कोई क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे पहले बर्फ़ जमी हुई थी इस क्षेत्र में, तो अब यहाँ पे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में यहाँ पे थोड़ी गर्मी हुई, और गर्मी होने से जो बर्फ़ है वो पिघलना स्टार्ट हुई और इस बेसिन में पानी भर गया, यानी बर्फ़ पानी में बदल गई। कुछ समय के लिए ये झील नज़र आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद में ही जब यहाँ पे तापमान वापस गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो ये पानी वापस बर्फ़ में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे अस्थायी प्रकार की झीलें भी देखने को मिलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ही यहाँ पर दलदली क्षेत्र भी यहाँ पे देखने को मिलता है। या दलदली क्षेत्र कहाँ बनेगा? जहाँ बर्फ़ पानी में बदलेगी और पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे दलदली क्षेत्र भी निर्मित हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अस्थायी झीलें बनती हैं। और यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण की चर्चा कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो अस्थायी झीलों का बनना और यहाँ पे दलदली क्षेत्र का निर्माण होना, ठीक है। यहाँ पे तापमान हमेशा कम पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तापमान कम होने का कारण ही क्या है कि सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी नहीं पड़ पाती, और सीधी नहीं पड़ पाने के कारण यहाँ पे तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान हमेशा क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। समझ गए बात? तो इस क्षेत्रों में तापमान कम है, और यहाँ पे जो वर्षा है वो भी यहाँ पे कम होती है, यानी वर्षा केवल हिम रूप में होती है। और 25 सेंटीमीटर हम वार्षिक वर्षा के रूप में हम कह सकते हैं कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा कितनी? 25 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि हम कहेंगे तापमान कम होने के कारण यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र हैं, जो भी जल के जलाशय हैं, कुछ भी हैं, वो जल सारा का सारा बर्फ़ में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे साल भर बर्फ़ जमी रहती है इन क्षेत्रों के अंदर। यहाँ पे वर्ष भर बर्फ़ के कारण ही यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उगती, इसलिए यहाँ पे वनस्पतियों का भी अभाव पाया जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ बर्फ़ युक्त जो क्षेत्र है इनको यहाँ पे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल। क्योंकि शीत मरुस्थल इसलिए कहते हैं कि वो जो धरातल होता है उसके ऊपर हमेशा बर्फ़ की एक चादर बिछी रहती है, तो वो एक मरुस्थल जैसा ही आपको नजर आएगा, तो वहाँ पे उसको शीत मरुस्थल भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना। किसको कहते हैं? बर्फ़ युक्त जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे शीत मरुस्थल कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ़ पिघलती है उस समय यहाँ पे छोटी छोटी एक घास निर्मित होती है। उस घास को यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? टुंड्रा प्रदेश। ध्यान में रखना, टुंड्रा जो प्रदेश है और टेंगा जो प्रदेश है ये यहाँ पे केवल उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि इनको जो धरातलीय भूमि है, ध्यान देना, जो छोटी छोटी घास पाई जाती है उन प्रदेशों को यहाँ पे टुंड्रा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ़ के जमने से जो धरातलीय भाग है उस धरातल पर जहाँ पे धरातल होगा उसके ऊपर अगर पानी पिघल रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, पानी होगा, तो पानी से वहाँ पे कुछ छोटी छोटी पत्ती वाली वनस्पति उगेगी। और वनस्पति कहाँ उगती है? वनस्पति धरातलीय क्षेत्रों में ज़्यादा उगती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये भाग क्यों नहीं है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सारा पानी ही पानी है, जल ही जल है, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी, यहाँ ध्रुव के पास करेंगे तो यहाँ पे तो बर्फ़ है, इसके चारों तरफ यहाँ पे पानी ही पानी है। किस महासागरों का? हिंद महासागर का ले लो, अटलांटिक का ले लो, प्रशांत महासागर का ले लो। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्थलीय क्षेत्र की तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। समझ गए बात? यानी 60% यहाँ पे स्थल और 40% जल उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि अगर दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल है और 20% ही केवल क्या है? स्थल भाग है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान में रखोगे तो इस क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगती हैं। उन छोटी छोटी वनस्पतियाँ जहाँ उगती है उस क्षेत्र को टुंड्रा कहते हैं। तो याद रखना, टुंड्रा कहाँ पर है? ध्रुवीय प्रदेशों में है। टुंड्रा प्रदेश कहाँ देखने को मिलता है? अपने को ध्रुवीय प्रदेशों में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो वनस्पति उगती है वो यहाँ पे छोटी छोटी वनस्पति उगती है। इसका नाम क्या है? लाइकेन बोल सकते हैं, लिचेन बोल सकते हैं, यानी टुंड्रा वनस्पति जो होती हैं उनके नाम है ये।
ठीक है। एक तो यहाँ पे बात कर सकते हैं लाइकेन की, वनस्पतियों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लाइकेन को लिचेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिचेन। एक वनस्पति होती है काई, एक होती है यहाँ पे बर्क। क्या होती है? बर्क होती है। और एक होती है बिलबेरी। ये जो वनस्पतियां होती हैं इनको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। और टुंड्रा वनस्पति प्रदेश होते कहाँ पर है? ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेशों को आप ध्यान में रखना कि ध्रुवीय संसाधन प्रदेश है, वहाँ पे हमें टुंड्रा प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं प्रमुख संसाधन की। प्रमुख संसाधन, यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश में प्राकृतिक वातावरण के बाद में दूसरा पॉइंट है अपना प्रमुख संसाधन। प्रमुख संसाधन, प्रमुख संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बर्फ होने के कारण यहाँ पे जो जलीय क्षेत्र है उसमें जलीय संसाधन ही पाया जाता है। तापमान कम होता है, यहाँ पे समुद्री भाग ठंडे होते हैं, जिनके कारण यहाँ पे क्या मिलते हैं अपने को? प्लैंक्टन्स अधिक मिलते हैं। मछलियों में सील मछली मिलती है, यहाँ पर ध्रुवीय भालू यहाँ पे होते हैं संसाधन के रूप में। और रेंडियर जो होते हैं, खरगोश होते हैं, ये पशु यहाँ पे हैं। खरगोश है, रेंडियर है, पेंगुइन ये जीव होते हैं, इनको यहाँ पे पाला जाता है। खनिजों की दृष्टि से अगर हम इस क्षेत्र में बात करें तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलती यहाँ से कि कोई खनिज यहाँ से निकाला जा सके। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्रों से अभी तक खनिजों की कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। फिर भी हम बात करें तो रूस का क्षेत्र ले सकते हैं हम। विश्व के संदर्भ में टुंड्रा वाले जो क्षेत्र है, जैसे हम बात करेंगे इस भाग की, उत्तरी क्षेत्र की, तो यहाँ पर ये जो भाग है एशिया का, इसमें ये रूस वाला जो क्षेत्र है उत्तरी, ये आर्कटिक महासागर के पास वाला, इस रूस के अंदर भी एक खनिज की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे निकल देख सकते हैं। एक रूस का जो क्षेत्र है, ग्रेट बियर जो झील है उसके अंदर यूरेनियम निकलता है। ग्रेट बैरियर जो झील है रूस की, उसके अंदर एक यूरेनियम निकलता है खनिज के रूप में। और लीना जो क्षेत्र है, लीना जो यहाँ पे नदी है, उस नदी घाटी में, लीना नदी जो उत्तर की ओर यहाँ पे समुद्र में गिरती है, इस लीना नदी की रूस की प्रमुख नदी मानी जाती है लीना। उस नदी की घाटी में कोयला निकलता है, खनिज की दृष्टि से वहाँ पे कोयला देख सकते हैं। या उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, जैसे ऐसे इस दृष्टि से हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, तो ये भाग जो है उत्तरी अमेरिका का, जो कनाडा है, यहाँ कनाडा के पास में ये अलास्का है। इस अलास्का की बात करें तो अलास्का के अंदर गैस प्राप्त होती है। यानी जो खनिज की दृष्टि से हम किस किस की बात कर सकते हैं? एक तो बात कर सकते हैं रूस के अंदर निकल निकलता है, रूस की ग्रेट बियर जो झील है वहाँ पर यूरेनियम देखने को मिलता है, लीना नदी घाटी है वहाँ से कोयला देखने को मिलता है। या अलास्का से बात करें तो यहाँ पे कुछ गैस के भंडार देखने को मिलते हैं या गैस का दोहन होता है। तो संसाधन की दृष्टि से इन ध्रुवीय क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो विश्व के संदर्भ में उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार के खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मानवीय हम वातावरण की बात करें, प्रमुख संसाधन के बाद में मानवीय वातावरण, इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करेंगे तो मानवीय वातावरण कम है। यहाँ पे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, इसके कारण मानवीय बसाव बहुत ही कम होता है। मानवीय बसाव यानी अधिवास होते ही नहीं है, होते हैं तो बिल्कुल कम होते हैं। केवल अंटार्कटिक वाला भाग देखें तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही मानव नहीं है, यानी वो क्षेत्र तो मानव विहीन है। केवल कुछ मात्रा में मानव है, वो आर्कटिक जो क्षेत्र है आर्कटिक वाला उत्तरी गोलार्ध का, इस क्षेत्र में कुछ मानव है जो 2 व्यक्ति मान सकते हो प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। इतनी यहाँ पे विरलता है मानवों की। दक्षिणी गोलार्ध में तो बिल्कुल ही नहीं है, अंटार्कटिक वाला जो क्षेत्र है वहाँ तो, लेकिन आर्कटिक वाला क्षेत्र की हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से एक व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ का जो व्यक्ति है उसका मुख्य जो भोजन होता है वो सील मछली है या उनका कच्चा मांस है। कच्चा मांस खाते हैं या सील मछली को खाते हैं। जैसे हम बात करें यूरेशिया की, यूरोप और एशिया के अंदर ऐसी एक जनजाति है यहाँ पे लेप्स। कौन सी जनजाति है? लेप्स। वो यहाँ पे निवास करते हैं और वो क्या करते हैं, एक पशु को पालते हैं, उसका नाम है रेंडियर। क्या नाम है उसका? रेंडियर पशु। रेंडियर
मानवीय वातावरण में ध्रुवीय क्षेत्र में बात करेंगे तो यहाँ पे एक जनजाति है, उसका नाम है लेप्स। और लेप्स जो जनजाति है यूरेशिया की, यूरोप और एशिया वाले क्षेत्रों की, वो जनजाति इस पशु को पालते हैं। यहाँ पे अपने यहाँ वाहन की दृष्टि से, ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये जो रेंडियर है इसको गाड़ी खींचने के काम में लेते हैं। गाड़ी यहाँ पे इनकी एक गाड़ी होती है जो बर्फ़ पे चलती है, उसको यहाँ पे सलेज कहते हैं, उसको खींचने का काम ये रेंडियर करते हैं। तो इनको पालने वाली जो जनजाति है वो लेप्स जनजाति है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन क्षेत्रों में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हिसाब से निवास करते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास में यहाँ पे अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर बिल्कुल मानव विहीन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने किसकी की, ध्रुवीय प्रदेश की बात की है। विश्व के संसाधन प्रदेश में हमने क्या पढ़ा, ध्रुवीय प्रदेशों को जिसमें प्राकृतिक वातावरण क्या है और उसका प्रमुख संसाधन क्या है और उसमें मानवीय वातावरण कैसा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर के उपध्रुवीय प्रदेशों को। आज के लिए इतनी बातें करेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।